हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज से हम ज्योग्राफी पोर्शन को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ज्योग्राफी में हम सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्लाइमेटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन दोनों एग्जामिनेशंस में, चाहे बात करूं मैं यूपीएससी की चाहे स्टेट PCS की। और अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी की समझ आ गई तो आप जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं ज्योग्राफी के उनको बहुत अच्छे से रिलेट करके पढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो इस वक्त आपको पता है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही बिगड़ चुकी है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से अबव दिखाया गया। 300 से अबव दिखाने का मतलब है कि जो एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर। वहीं पे मुंबई में भी एयर क्वालिटी के बिगड़ने की बहुत सारी न्यूज बाहर आई। मॉनसून सीजन में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ्लड्स के बहुत इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले और उसी सीजन में पूरे इंडिया में ड्रॉट भी था। तो इसका ये जितने भी मेजर कंसर्न्स हुए हैं जो ह्यूमन लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करते हैं, इनका रिलेशन है किसके साथ? क्लाइमेट चेंज के साथ। और अगर हमें क्लाइमेट चेंज को समझना है तो हमें क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए मैं क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन को सबसे पहले उठा रहा हूं। क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट ही होता है आपका एटमॉस्फेयर टॉपिक से। दोस्तों, एटमॉस्फेयर समझने से पहले है ना, हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें मिलती हैं। दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल सिंपल करूं तो मैं आपको यह बोलूंगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए अगर आप अपने हैंड को शेक करेंगे, मूव करेंगे, राइट, मूव करते हुए आपको जो फील हो रहा है दैट इज एयर, है ना। हम सबको पता है। और हमने क्या सुना है? एयर क्या है जी? मिक्सचर ऑफ गैसेस। बचपन में पढ़ते आए हुए हैं। क्या है जी? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। दोस्तों, एयर का ही दूसरा नाम क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो मतलब व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज नथिंग, इट इज अ गैसियस एनवलप, है ना। एनवलप मतलब लिफाफा, राइट। गैसियस एनवलप जो मल्टी लेयर से बना हुआ है, ठीक है। मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप है जो हमारी धरती को चारों तरफ से क्या कर रहा है जी? सराउंड कर रहा है। और ये एटमॉस्फेयर जो है ये अर्थ के साथ कैसे अटैच्ड है? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको हमेशा क्या रखती है? अपने साथ अटैच करके रखती है। तो मैंने क्या बताया? एटमॉस्फेयर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर एक थिक गैसेस एनवलप है जो हमारी धरती को चारों तरफ से सराउंड करती है। और ये हमारी धरती के साथ कैसे अटैच्ड है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, फोर्स की वजह से। दोस्तों, इस एटमॉस्फेयर में आखिरकार और मिलता क्या क्या है गैसेस के अलावा? अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ना जो है दैट इज नाइट्रोजन। क्या है जी? नाइट्रोजन, जो ऑलमोस्ट कितनी है आपकी? 78%, इजंट इट, है ना। और आपका उसके बाद क्या है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 21%। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो अराउंड जितनी गैसेस हमें मिल रही हैं उसमें से 99% गैसेस कौन सी है आपकी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और आपको पता है कि इन गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइफ कभी भी अर्थ पे पॉसिबल नहीं होती। दोस्तों, जो रेस्ट 1% है ना, रेस्ट 1% से आर्गन एक गैस है जो 0.93% मिलती है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी एक गैस बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ह्यूमन के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स इसी की मदद से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अलावा हीट को बैलेंस करने का रोल भी प्ले करती है। और याद रखिएगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर जो हीट अप होता है उसके पीछे अगर कोई कारण है, उनमें से एक जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। यू गॉट इट, है ना। तो रेस्ट जो इनके अलावा जो मिल रही है दैट इज ओजोन। अब मुझे बताओ, सबने सुना है ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर जो हो रही है डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। और ओजोन का बेसिकली काम क्या है कि सूरज से आती हुई जो रोशनी है ना, जो सूरज से आती हुई सोलर रेडिएशन से, उसमें बहुत हार्मफुल रेज भी आती हैं जिनका नाम है क्या? अल्ट्रा वायलेट रेस। आपने सुना होगा। इन अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या कर देती है? ट्रैप कर देती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। तो ये कुछ गैसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। मैंने आपको कॉम्पोजिशन वगैरह बताया, राइट, है ना। इसके अलावा क्या गैसेस के अलावा कुछ और हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहा है क्या? हाँ, बताइए मुझे, सोचिए जरा।
क्या मिल रहा है? 100% मिल रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? वाटर वेपर। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट वाटर वेपर। दोस्तों वाटर वेपर कुछ नहीं है, पानी भाप की फॉर्म में जो एयर में मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट इन एयर इज कॉल्ड व्हाट? वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर कंटेंट है, यही वाटर वेपर इज द सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडेंसेशन। एनी टाइप ऑफ कंडेंसेशन, राइट? चाहे आप बात करो रेनफॉल की, फॉग की, किसी भी चीज की अगर आप बात करेंगे, राइट, किसी भी टाइप की कंडेंसेशन, चाहे वो रेनफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, स्नो पेलेट हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कैसे आया भाई? एटमॉस्फेयर में कैसे आया? इसका सोर्स है अर्थ सरफेस में प्रेजेंट वाटर, है ना? अर्थ सरफेस में प्रेजेंट वाटर, वो क्या है? ओशंस, रिवर्स, सीज, फॉरेस्ट, ये सब क्या करते हैं? इवेपोरेशन करते हैं, जिससे वाटर जो है गैसेस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है। यू गॉट इट? लेकिन अगर आप देखेंगे जो वाटर वेपर का जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ये वेरी करता है। वाटर वेपर थ्रू आउट ग्लोब, अगर आप धरती को देखेंगे, अगर ये मैं ग्लोब बना रहा हूं, एज्यूम कीजिए कि ये अर्थ है और ये आपको पता है दैट इज इक्वेटर, दिस इज व्हाट? इक्वेटर। और ये क्या? पोल्स। डन। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। दोस्तों अगर आपको इक्वेटर के बारे में नहीं पता, मैं आपको बताऊं इक्वेटर क्या है। एक लैटिट्यूड है जिसको हम ग्रेटेस्ट सर्कल भी बोलते हैं। अगर किसी को लैटिट्यूड्स में दिक्कत है कि ये नहीं पता कि नॉर्थ पोल को 90 डिग्री क्यों बोलते हैं, इक्वेटर को 0 डिग्री क्यों बोलते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा कि हमें लैटिट्यूड के बारे में बताओ। अगर बताओगे तो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको लैटिट्यूड के बारे में दूंगा, क्योंकि लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में क्या करना है? होल्ड लाना है। क्लाइमेटोलॉजी पूरा का पूरा लैटिट्यूड्स पे डिपेंड है। अगर किसी को दिक्कत है लैटिट्यूड में, जिसको समझ नहीं आया, लैटिट्यूड पता नहीं चला है, अभी भी डायलिमा में है, लैटिट्यूड्स को लेके कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उनको लैटिट्यूड पूरी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है? तो वाटर वेपर जो कंटेंट है ना, वो क्या है? वेरी करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। मतलब सबसे ज्यादा वाटर वेपर कहां मिलता है? आपका इक्वेटर में। और जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, जो वाटर वेपर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता जाता है दोस्तों? कम होता जाता है। वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। अब ऐसा कारण क्या है? क्या वजह है कि सब इक्वेटर में अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या कारण है कि इक्वेटर में जो आपका वाटर वेपर ज्यादा मिल रहा है और आपका पोल्स में वाटर वेपर कम मिल रहा है? यह कारण है दोस्तों हीट डिफरेंस। क्या? हीट डिफरेंस। अभी तो मैंने बड़ा सिंपल यूज किया, लेकिन अगर हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हीट डिफरेंस को टिपिकल वर्ड देते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट टेम्परेचर ग्रेडियंट। मेरी बात समझ गए? ये टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से क्या है? वाटर वेपर वेरी करता है, मतलब वो डिक्रीज होता जाएगा जब भी आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे। क्यों डिक्रीज होता जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे हमें यह बात पता चल गई कि इक्वेटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसके कारण टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बच्चा इवेपोरेशन भी तो ज्यादा होगी, और पोल्स में अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगी, इवेपोरेशन कम तो वाटर वेपर एयर में कम। मेरी बात क्लियर है? और याद रखिए, कोई भी आपको बोले कि रेनफॉल का सोर्स किसी भी टाइप की कंडेंसेशन जो हो रही है हमारी धरती पे, है ना, उसका सोर्स क्या? वाटर वेपर। और वाटर वेपर कहां से है? अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस से कैसे? हीटिंग सोर्स, हीट सोर्स, सोलर रेडिएशन। मेरी बात क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा क्या कुछ और भी है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहा है? हमने क्या क्या बोला जी? हमने बोला क्या क्या मिल रहा है जी हमारे एटमॉस्फेयर में? हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस मिल रही हैं। और उसके बाद हमने क्या बोला? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मिल रहा है जी? वाटर वेपर मिल रहा है। इसके अलावा कुछ है? बिल्कुल है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। बच्चा याद रखिएगा, ये तो सबसे पहले क्या है जी? आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते।
ठीक है, आपने कभी ऐसा देखा हो कि कुछ मूवीज भी आती हैं या गांव में जो घर है मिट्टी के घर जहां पे बहुत अंधेरा होता है, वहां पे अगर किसी एक छोटे से होल से अगर सूरज की रोशनी आती है तो आप उसमें डस्ट को क्या करते हुए देखेंगे, फ्लोट करते हुए देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे आपको डस्ट दिखेगी नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ये पार्टिकल्स है जिनको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स बेसिकली क्या हुए, याद रखिएगा, आपके डस्ट पार्टिकल्स, क्या डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। उसके बाद वॉल्केनिक ऐश, राइट, सूच, ये सब क्या है, इनको हम सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। दोस्तों ये डस्ट पार्टिकल ही है जिसकी वजह से क्या होता है, आपको स्काई जो है वो क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते तो लाइट कभी स्कैटर नहीं होती, लाइट कभी फैलती नहीं, और हमें कभी भी आपका जो स्काई है वो ब्लू नहीं दिखता। और यही डस्ट पार्टिकल कारण है कि हमें जो सनसेट है और सनराइज है या तो रेड कलर में दिखता है या तो लाइट ऑरेंज कलर में दिखता है। दोस्तों ये किसके कारण है, डस्ट पार्टिकल के कारण। दोस्तों सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं उनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो अब टिपिकल आपका क्या आ रहा है, ये टिपिकल ज्योग्राफी है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब कि अगर वाटर वेपर है, मुझे एक बात बताओ, वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में, वाटर वेपर मतलब गैसेस फॉर्म में पानी प्रेजेंट है। अब जब वो एयर जो है वो ठंडी होगी तो जो वेपर है वो भी कंडेंस होगा। अगर वो ठंडा होगा तो वो क्या बनेगा, वाटर ड्रॉप बनेगा। अब उसको वाटर ड्रॉप बनने के लिए किसी के साथ अटैच होना है, राइट। वो जो अटैच होता है ना, वो किसके साथ अटैच होता है, आपके सॉल्ट पार्टिकल्स के साथ। तो याद रखिएगा कंडेंसेशन जो है, जो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, पानी की बूंदें बनती हैं, वो जिस पार्टिकल के अराउंड चिपक के वो बूंद बनती है, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। याद रखिएगा सॉल्ट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स दोनों हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या हो गए, ऐसे पार्टिकल्स जिसके अराउंड भाप जो है वो क्या बनती है जी, बूंद बनती है, पानी की बूंद, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मेरी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों यही डस्ट पार्टिकल्स कारण है कि दिल्ली और मुंबई में इतना ज्यादा आपको एयर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। आपने एक टर्म और सुनी होगी, पार्टिकुलेट मैटर। क्या सुना होगा, पार्टिकुलेट मैटर। तो बहुत दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल का दूसरा नाम है। डस्ट पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलेट मैटर बोलेंगे। और इनको हम एरोसोल्स का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं इनको, हम एरोसोल्स का नाम भी देते हैं। और अगर डस्ट पार्टिकल्स देख लो आप, एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, बिगड़ हो चुकी है दिल्ली में, कि अगर आप दिल्ली में हैं तो एक दिन में अगर जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तो आप मोर देन 13 to 14 सिगरेट्स पर डे इनहेल कर रहे हैं। इतना एयर क्वालिटी बिगड़ चुका है दिल्ली का। इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, व्हीकल से निकला हुआ धुआं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओवर कंस्ट्रक्शन। पंजाब और हरियाणा में जो अभी स्टबल बर्निंग की गई है, ये सब कारण है किसके, आपके एयर क्वालिटी इतना ज्यादा पुअर होने का दिल्ली में। दोस्तों आपको आई होप अब आपको समझ आ गया होगा एटमॉस्फेयर के बारे में। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं दोस्तों, राइट, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा। क्या है आपका एटमॉस्फेयर, एक ऐसा लिफाफा गैसी से भरा हुआ, एक ऐसा एनवलप, ठीक है, जो आपकी अर्थ को चारों तरफ से क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। और ये एस्केप क्यों नहीं करता है, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करती है, पुल करती है। मेरी बात क्लियर है। एटमॉस्फेयर किस किस से मिलकर बना, कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमने अभी देखा कॉम्पोजिशन में आपका नाइट्रोजन गैसेस वगैरह, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और उसके अलावा वाटर वेपर के बारे में हमने पढ़ा और सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से होती है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों आइए चलते हैं वापस एक बार अच्छे से एटमॉस्फेयर के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या बोला है, इट इज अ लाइफ सपोर्टिंग एनवलप which surrounds the earth with a blanket of gas extending thousands of किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, एटमॉस्फेयर की हाइट होती है। करता क्या 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 सिग्निफिकेंस है एटमॉस्फेयर का, ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, अगर बाय चांस एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको
क्या देखने को मिलता हमारी अर्थ में? टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी। क्या? टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी। अब फंस गए आप कि टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी क्या है, या इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा नाम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। सिंपल बच्चा, कुछ नहीं। अगर ये लिफाफा, अगर ये एटमॉस्फेयर धरती के चारों तरफ नहीं होता तो दिन को बहुत ज्यादा गर्मी होनी थी, रात को बहुत ज्यादा ठंड होनी थी। और जब दिन को बहुत ज्यादा गर्मी हो, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। यू गॉट इट? समझ गए? मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या नुकसान हमें देखने को मिलेंगे? एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एटमॉस्फेयर क्या करता है? धरती के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है? धरती के टेम्परेचर को, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है क्या आपका एटमॉस्फेयर। इसको एक नए टॉपिक में भी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? हीट बजट। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है हीट बजट। मेरी बात क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एनिमल्स। हम भाई, मैं वीडियो बनाते हुए ऑक्सीजन ले रहा हूं। कहां से ले रहा हूं? एटमॉस्फेयर से ले रहा हूं। हाँ भाई, आप क्या कर रहे हो? आप वीडियो देखते हो ऑक्सीजन ले रहे हो। साथ में जो आपके सराउंडिंग में जो प्लांट्स है वो क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये सब कहां से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है। उसके बाद क्या है? इट कैरीज रेन दैट इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ। अभी हमने देखा वाटर वेपर। वाटर वेपर ही क्या है भाई? सब सोर्स है डिफरेंट रेनफॉल को। कहां हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। दोस्तों, अगर ओजोन लेयर ना होती, अभी हम ये भी जानेंगे कि ओजोन लेयर किस हाइट में मिलती है और ओजोन लेयर जिस लेयर में पाई जाती है एटमॉस्फेयर को, उसको हम क्या बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो याद रखिए कि ये क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो बहुत हार्मफुल रेज है, उनको रोकता। अगर उनको रोकता नहीं, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता। दोस्तों, इस बार देखिए आप, डेंगू के कितने केसेस आपको देखने को मिले। क्यों? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा कारण है क्या? आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो चुकी है, मतलब 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रेट 0.031% होता है तो आप समझिएगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है? दे आर थ्रेटेंड। ठीक है। थ्रेटेंड ऑफ व्हाट? ऑफ एनी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस। मतलब वहां पे साइक्लोन्स भी देखने को मिलेगा, आपको सूखा भी देखने को मिलेगा, क्लाउड बर्स्ट। जो हिमाचल प्रदेश में जो वो क्या है? क्लाइमेट चेंज है। जो डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है, अभी भी आप नवंबर में आपने कब देखेगा आपको मच्छर काट रहा है? इस टाइम पे अगर मच्छर आपको डेली यूपी, जेएंडके जैसे रीजन, पंजाब जैसे रीजन में काट रहा है, द रीजन इज व्हाट? एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ चुका है ना। और इसका सीधा हम किसको बोलते हैं? श्रेय किसको देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना, इंडस्ट्री से कितना ज्यादा कोल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, वहां से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये टेम्परेचर को क्या करता जाएगा? अर्थ के बढ़ाता जाएगा। और जो टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग। और इस बार अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो अंटार्कटिक में हमें ओजोन होल मिलता है। ओजोन होल मतलब जो लेयर है ओजोन की एटमॉस्फेयर जो मिल रही है, वहां पे कुछ जगह खाली हो चुकी है, वो लेयर गायब हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल। और वो कहां पे? अंटार्कटिक के ऊपर है। सन 2023, मतलब अभी 2023 ही चल रहा है, इसमें साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि ओजोन होल जो है वो काफी बढ़ चुका है, उसका साइज बड़ा हो चुका है। और अगर ओजोन पूरी तरीके से डिप्लीट हो गया, यानी कि खत्म हो गया, तो आप समझ लीजिए कि ह्यूमंस को दे आर वेरी प्रोन टू स्किन डिजीजेस, स्पेशली स्किन कैंसर। तो ये एटमॉस्फेयर इस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। यू गॉट इट? उसके अलावा प्रिवेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटियोर्स। दोस्तों, आपने एक मूवी शायद देखी, उस मूवी का नाम है चैंपियन। सनी देओल की मूवी थी जिसमें एक छोटे बच्चे को बचाता है, राइट। और ऐसे भी आपने बहुत सारी मूवीज देखी हूं। कुछ कुछ होता भी मूवी है जिसमें एक टूटता हुआ तारा वहां से आता है ना, जिसको शायद हम धूमकेतु बोलते हैं, ऐसे हम उसको मेटेरॉइड बोलते हैं, राइट, है ना। टूटता हुआ तारा जो आता है वो एक्चुअली टूटता हुआ तारा नहीं है, दैट इज नॉट अ स्टार। वो बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम में क्या कर रहा है भाई साहब? घूम रहा है। और वो कभी कभी अर्थ की तरफ आ जाता है। जब वो अर्थ की तरफ आता है तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है? उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करके, अपोजिट फोर्स लगा के उसको बर्न करना स्टार्ट करा, जलाता है उसको। अगर वो जलेगा नहीं और अगर वो मीटेरॉइड कहीं गिर गया अर्थ के ऊपर, तो वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
है ना। तो मेटेओराइट को जलाने का जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट्स है, मतलब अर्थ के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जब धरती की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो धरती को कौन प्रोटेक्ट करता है उन ऑब्जेक्ट से जला के? वो है एटमॉस्फेयर। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मेटेओराइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेओराइट्स बोलते हैं। ये कौन कर रहा है? अगेन आपका एटमॉस्फेयर कर रहा है। आई होप आपको यहां पे चीजें क्लियर हुई हैं दोस्तों, है ना। लेकिन आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या, सवाल क्या है? सवाल यह है कि एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है। और ये डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो किस बेसिस पे बनाई है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस कॉम्पोजिशन डिफरेंस, राइट, और टेम्परेचर चेंज। इन दोनों को देखते हुए हमने पूरे एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में डिवाइड कर दिया है? 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 4 लेयर्स से। अब हम बॉटम टू अप जाएंगे, मतलब धरती की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे जो पहली लेयर है जो हमें मिलती है एंड विच इज क्लोजेस्ट अटैच टू द अर्थ सरफेस, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है? इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। मेरी बात क्लियर है? और ये लेयर जो है अर्थ सरफेस सबसे क्लोजेस्ट है, और जितनी भी आपकी जो लाइफ जो है, जो सस्टेन कर पा रही है, जो जी पा रही है, जो सरवाइव कर पा रही है अर्थ में, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ट्रोपोस्फेयर। मेरी बात क्लियर है? और सबसे थिक जो आपका लेयर है एटमॉस्फेयर, वो भी क्या है? आपका ट्रोपोस्फेयर है। दोस्तों, जो भी आप बारिश देखते हो, राइट, रेनफॉल, थंडरिंग, बिजली जो पड़ती है, ठीक है ना। थंडरिंग का मतलब क्या है? बादलों का गर्जना, राइट, लाइटनिंग, बिजली, राइट, तूफान, साइक्लोन, हिमाचल प्रदेश में फ्लड, ये सब के सब कहां है भाई साहब? इसका सोर्स क्या? आपका ट्रोपोस्फेयर। मेरी बात क्लियर है दोस्तों? बायोस्फेयर आपने सुना ही होगा, है ना। बायोस्फेयर क्या है बच्चा? बायोस्फेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर, है ना, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये जब तीनों मिलते हैं, ये बना रहा हूं और ये बना रहा हूं। देखो, ये है आपका क्या? एटमॉस्फेयर। इसको हम लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं? हाइड्रोस्फेयर, और इसको हम क्या लेते हैं? लिथोस्फेयर। ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर ही है जो लाइफ को क्या करता है भाई साहब? पॉसिबल बनाता है धरती पे। और वो कहां एग्जिस्ट करता है? अगेन ट्रोपोस्फेयर पे। मेरी बात क्लियर है? आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हम पढ़ रहे हैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको इतना रखते हैं यहां पे। ट्रोपोस्फेयर के जो अबव, मतलब बॉटम टू अप जा रहे हैं, इसके जो ऊपर जो लेयर मिलती है, दैट इज व्हाट? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है वो? स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों, अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर की बात करूं, स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, दैट इज ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर, जो ऑलमोस्ट 30 to 60 किलोमीटर की हाइट में मिलती है, राइट। और ये कहां एग्जिस्ट कर रही है? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो ओजोन लेयर है, अभी मैंने आपको बताया क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को ट्रैप करती है, या सोलर रेडिएशन को क्या करती है? फिल्टर करती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपका जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है? तो आंसर इज व्हाट? योर स्ट्रेटोस्फेयर। आपको याद रखना है। और यही ओजोन लेयर कारण है कि स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्या है जी? बढ़ता जाता है जैसे आप इस स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट अटेन करते जाएंगे। यू गॉट इट? समझ गए? अब स्ट्रेटोस्फेयर के अबव पहले हमने क्या किया? नीचे देखा हमने ट्रोपोस्फेयर है, डन। फिर उसके ऊपर हमने क्या देखा? स्ट्रेटोस्फेयर है, डन। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, उस लेयर का नाम क्या दोस्तों? आपका मेसोस्फेयर। क्या नाम है? मेसोस्फेयर। अभी मैंने आपको क्या बोला? जो शूटिंग स्टार, जिनको हम मेटेओराइट बोलते हैं, ये जो बर्न होते हैं, जो आप जलते हुए टूटते तारे को देखते हो और जो प्रे करते हो ना, वो बेसिकली वो जो बर्न किस लेयर में होता है एटमॉस्फेयर के? वो होता है मेसोस्फेयर में। मेरी बात क्लियर है? और मेसोस्फेयर के अबव जो लेयर मिलेगी आपको, उसका नाम क्या है दोस्तों? थर्मोस्फेयर। क्या नाम है? थर्मोस्फेयर। इट इज द 4th एंड द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और दोस्तों, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इज मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। और थर्मोस्फेयर में हमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जो
जो रिस्पॉन्सिबल है रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए। आपने देखा होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन को करते हुए, एक फौजी यहां से एनकाउंटर हो तो बोलता है साफ साफ क्या कहते हैं, वहां पे मिलिटेंट हमने देखा जाते हुए, या साफ साफ वहां पे उसने सिग्नल तोड़ते हुए हमने देखा, राइट। या जितने भी आपके रेडियो है या एफएम है ना, 92.7 एफएम सुनते हो, है ना, और भी बिग एफएम आते हैं, वो जो आपकी जो ये रेडियो कम्युनिकेशन है, ये पॉसिबल किस वजह से हो पाई है? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। और ये कहां मिलते हैं? आपके थर्मोस्फेयर में मिलते हैं दोस्तों। मेरी बात क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन देखो पीसीएस में कैसे आया था। जेके पीसीएस में क्वेश्चन कैसे पूछा था कि आप बॉटम टू अप, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उनको अरेंज करें। तो पहला क्या है जी? आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद क्या है? मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद क्या? थर्मोस्फेयर। दोस्तों इन सब लेयर्स के बीच में बाउंड्री है, तभी तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना, बाउंड्री सेट करेंगे तो। इन सब लेयर्स के बीच में बाउंड्री है। द बाउंड्री व्हिच इज बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। क्लियर है? वो बाउंड्री जो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज। और जो बाउंड्री मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोपॉज बोलते हैं। दोस्तों ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका किसका? एटमॉस्फेयर का, और एटमॉस्फेयर की गैसेस और उसका क्या कॉम्पोजिशन, और हमने स्ट्रक्चर भी देखा। स्ट्रक्चर को कल हम और खोलेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे, एंड उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। जो जिसको समझ नहीं आया, ये बहुत प्यारा टॉपिक, और जिसको ये समझ आ गया, आप समझ लो आपकी 20% जो सरदर्दी है क्लाइमेटोलॉजी में वो खत्म होगी। दोस्तों ऐसे ही और ज्योग्राफी के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली समझने के लिए कीप फॉलोइंग अस, हमें सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब पे, और हमसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।